नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम कटकोना में ग्राम नेवरी के किसान कल्याण सिंह ने उन्हें अपनी सफलता की कहानी खुद सुनाई। ग्राम नेवरी के किसान कल्याण सिंह ने कहा, उनके पास 50 एकड़ जमीन है। इस वर्ष उन्होंने 487 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा है, जिससे उन्हें 9,50,000 रुपए मिला है। साथ ही राजीव गांधी किसान योजना अंतर्गत 1,88,000 रुपए उनके खाते में आए। इससे उन्होंने मल्टीग्रेन थ्रेसर खरीदने का इरादा बनाया और मशीन खरीद भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने न्याय योजना से मिले पैसे और समर्थन मूल्य से मिले पैसे से जेसीबी मशीन खरीदने का सपना भी पूरा किया। साथ ही अपने बिटिया को रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी दिलाया। किसान कल्याण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह किसानों के हित के लिए कदम उठाए हैं, उससे हम जैसे किसानों का हौसला बढ़ा है। अब हम खेती किसानी से व्यवसाय धंधे की तरफ बढ़ रहे हैं और अतिरिक्त आय का साधन जुटा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को किसानों के लिए संचालित योजनाओं के लिए बधाई दी और आभार भी प्रकट किया। रावघाट परियोजना में 100 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों और भूस्वामियों के बीच हुई मिलीभगत से ज्यादा मुआवजा दे न पाया और याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मई में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश के फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए भूस्वामियों को शासन के हड़पे गए रकम वापसी का आदेश दिया है। बस्तर को रायपुर से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे लाइन रावघाट परियोजना का मामला घोटाले की शोर के बीच हाईकोर्ट पहुंचा, जहां एक तरफ बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में प्रभावित किसानों को दी गई ज्यादा मुआवजा को वापस दिलाने की मांग की थी, वहीं किसानों ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में दायर दोनों पक्षों ने याचिका में बताया कि रावघाट परियोजना के बीच में आ रहे बस्तर के ग्राम पल्ली में एक स्टेशन बनना है। यहाँ पर बली नागवंशी की 2.5 हेक्टेयर और नीलिमा बेलसरिया की 1.5 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई। इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। बहस के दौरान बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का अतिरिक्त मुआवजा दिए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर गड़बड़ी की गई है। सरकारी नोटिफिकेशन में यह जमीन ग्रामीण क्षेत्र में ही दिखा रहा है। मामले को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसले को रिजर्व कर लिया था। आज आए फैसले में कोर्ट ने भूस्वामियों की याचिका खारिज कर दी। अग्निवीर योजना व उसके फायदे को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली और कांग्रेस पर देश के साथ विरोध कर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें अग्निवीर योजना से युवाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया और साथ ही कहा कि देश भर में जहां भी अग्निपथ के खिलाफ जितने भी उपद्रव हुए हैं, उन सभी के पीछे कांग्रेस की भूमिका रही। साथ ही अपने पत्रकार वार्ता में लाभचंद बाफना ने बताया कि चुनावी जुमला अलग है और देश की सुरक्षा अलग। गौरतलब है कि लाभचंद बाफना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल बाद भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना रिटायर्ड सेना के जवानों का होता है। उन्होंने कहा कि कुल 46,000 लोगों की प्रस्तावित भर्ती में से 11,500 यानी 25% सेना में ही स्थायी होंगे। शेष 34,500 अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस आदि में अवसर दिए जाएंगे। और साथ ही इस योजना के कारगर साबित होने के बाद देश में अन्य विभागों, शहीद रेल और सेल में भी युवाओं को रोजगार देने इस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित हुए। सेनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये अग्निपथ योजना अग्निवीरों को समर्पित है और जिसका देशव्यापी और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा हिंदुस्तान में एक दिन के लिए जो भी आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रायोजित तरीके से जो यहाँ पर सत्याग्रह का रूप दिया गया, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति से कांग्रेस बाज आए, उसके लिए आज उनको पूरा 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं, एकदम ही ये लोकतंत्र है कि एक तरफ विक्रम मंडावी जैसे कहते हैं कि बिहार में आग लगा दी गई है कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन में, छत्तीसगढ़ वाले क्यों नहीं लगा रहे हैं। आसिफ मेनन ये कहते हैं कि कार्यालयों में आग लगा देनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये अच्छे लोकतंत्र का संकेत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना। 25% को
वहाँ पर सीधे सेना में उनका चयन होगा। 75% जो सेवानिवृत्त होंगे उनको 11,71,000 रुपया सीधे बिना इनकम टैक्स, बिना सर्विस टैक्स के उनके खाते में जमा होगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं उनको कंटिन्यू मिलेगी। और हिंदुस्तान के 7-8 प्रदेशों ने कल तक लिखित में दे दिया था कि वहां पर लोकल पुलिस भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती हो, उसमें पूरी की पूरी प्राथमिकता उनको मिलेगी। हम सबको मालूम है कि सेना से लाखों लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं पिछले 40-50 वर्षों में, और उनका कितना मान सम्मान हमारे समाज में रहता है। अन्य जितनी संस्थाएं हैं, अन्य जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो उनको कैसे प्राथमिकता देती है। और 4 साल जब वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आएंगे और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर आएंगे, और यंग जनरेशन आएगा। एक समय तो वो 40-42 साल का रिटायर होने के बाद अगर आता है तो निश्चित रूप से कई मल्टीनेशनल कंपनियां और कई जगह एज बार हो चुकी रहती है, मगर यहाँ तो मात्र वो 25 साल की उम्र में ही आ जाएगा, 26 साल की उम्र में आ जाएगा। इस साल कोरोना के कारण 2 साल की लिमिट बढ़ाई गई है, इसलिए वो 27 साल में आ जाएगा। और 27 साल की उम्र मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी चपरासी से लेकर बड़े से बड़े पद के लिए कहीं पर भी इससे कम उम्र नहीं मांगी जाती। इसलिए वो अपनी योग्यता अनुसार हर दिशा में आगे बढ़ सकता है, हर क्वालिफाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बीजेपी जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। साथ ही विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ने जिला स्तर पर मीडिया के समक्ष आकर केंद्र सरकार की बहुचर्चित योजना अग्निपथ को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का किस तरह से बेरोजगारों को फायदा मिलेगा और उसे लेकर विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा किस तरह से अनावश्यक राजनीति की जा रही है, इस पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को सशस्त्र बल सेना में रोजगार देने की दृष्टि से एक क्रांतिकारी पहल करते हुए अग्निपथ योजना लेकर आई है। और इस अग्निपथ योजना में हमारे युवाओं को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इनकी भर्ती होगी, और उस चयन प्रक्रिया से पूर्ण होने के बाद जो हमारे युवा हैं 4 साल के बाद 25% लोगों को सेना पर इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और शेष 75% जो लोग हैं वो रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, अर्धसैनिक बल है, राज्य का पुलिस बल है, इन संस्थानों पर भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। और निश्चित रूप से इस योजना का देश में एक बेहतर वातावरण बना है। किंतु इस देश के जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, और साथ ही साथ इस प्रदेश पर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, वो युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है कि इतनी शानदार योजना हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा लाई गई है, किंतु इसका सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है। इस कारण से इस योजना का कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित विरोध कराया जा रहा है। उसके मित्र दलों के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है और जिस प्रकार से ट्रेनों पर आग लगाई गई है, हमारे कार्यालयों को आग लगाने की कोशिश की गई है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और छत्तीसगढ़ के विधायक विक्रम उसेंडी जी के द्वारा जो बस्तर में यह बयान दिया जाना कि इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए, वह निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है। और इस पर कांग्रेस के मुखिया को बताना चाहिए क्या कांग्रेस का यह मत है कि नहीं है। और इसी प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो फेसबुक में पोस्ट किया जा रहा है कि भाजपा के कार्यालयों पर भी इसी प्रकार से जो अन्य प्रदेशों पर आग लगाई जा रही है और छत्तीसगढ़ के युवा शांत हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और साथ ही साथ यह आह्वान करती है कि युवा किसी भी प्रकार से कांग्रेस के बहकावे में ना आए, भ्रम पे ना आए, गुमराह ना हो, बल्कि एक जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना लाई गई है वो हमारे को रोजगार देने की दृष्टि से जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, हम उसका लाभ लें। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत अपनी एक सूत्री डीए की मांग को लेकर दुर्ग निगम में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने बुधवार को अपनी एक सूत्री डीए की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की।
इस दौरान सुबह से ही निगम कर्मी कार्यालय अवधि में निगम परिसर में उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में डीए की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा, आंदोलन करते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी मांगों पर आकर्षित करा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आगामी माह में छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य होगा। को कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ स्वशासी कर्मचारी संघ का जो प्रदेश का आह्वान है कि हम सबको अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो आह्वान किया गया है, आज का सामूहिक अवकाश लेकर एक दिन का विरोध प्रदर्शन का, ये चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। आज द्वितीय चरण में हम लोग आज पहुँचे हैं और इसके आगे में भी अगर हमारी समस्याओं पे, हमारी मांगों पे अगर सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें हम सब अपनी मांगों को लेकर जाएंगे अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो। इसीलिए आज जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ही ऐसी सरकार है जो आज हमको पूरा डीए नहीं दे पा रही है, हम उनसे मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए और आज तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाए और जो 34% डीए जो केंद्र सरकार दे रही है, जो घोषणा की है, उसके स्वरूप हम सब छत्तीसगढ़ के भी सभी कर्मचारियों को वो प्रदान करे। बस हमारी यही मांग है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले महंगाई भत्ता की मांग को लेकर आज हम उनके समर्थन में एक रैली स्वरूप निकालकर उन्हें हम समर्थन की चिट्ठी देंगे। शासन ने अब तक तो ऐसा रोल निर्धारित किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की शासन राजस्थान में भी है, लेकिन वहाँ महंगाई भत्ता 34% दिया जा रहा है। उड़ीसा जैसे राज्य में भी महंगाई भत्ता 31% के आसपास दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी महंगाई भत्ता 31% के आधार पर दिया जा रहा है। हमको एक महीने पहले जो झुंझुना पकड़ाया गया 5% का, वो भी 2 तरीके से बांटा गया है। कर्मचारियों को मई जून में दिया गया है और अधिकारियों को जिस दिन से लागू है उस दिन से उनको एरियर्स भी प्रदान किया गया है। दुर्ग निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से बुधवार को निगम का कार्य पूरी तरह ठप रहा और सभी विभागों में सन्नाटा पसरा रहा। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने दुर्ग निगम महापौर व आयुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपकर अपने हड़ताल की जानकारी दे दी थी। बावजूद इसके शहर की आम जनता परेशान न हो, इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने कोई पहल नहीं की और आम नागरिकों को परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 34% महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां 6 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी फेडरेशन के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ाया है, राज्य सरकार को भी उसी तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ाना था, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया है। लिहाजा उनकी 6 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग 34% महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना है। इसके अलावा वेतन में अघोषित कटौती को बंद किए जाने की मांग भी शामिल है। साथ ही एक समान भर्ती नियम लागू करने की भी बात कही जा रही है। यहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मुख्य रूप से बिलासपुर शहर के बी ग्रेड सिटी का दर्जा देने की मांग दोहराई है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉक्टर बीपी सोनी ने यह साफ कर दिया कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और समय पर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उनका आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। इसकी शुरुआत काम बंद, कलम बंद और मोबाइल बंद के साथ किया जा रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर मुख्य हमारी मांग है 34% महंगाई भत्ता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी 22% कर्मचारियों को मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 34% मिल रहा है, जबकि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का वेतनमान बराबर है। केंद्र के समान हम लोग वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो महंगाई भत्ता भी हमको केंद्र के समान मिलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो गृह भाड़ा भत्ता है अभी भी हमको 6वें वेतनमान में मिल रहा है, जबकि आज 7वां वेतन लागू हुए वर्षों हो गया। हम इन प्रमुख 2 मांगों को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ के विकासखंड स्तर से जिला प्रांत स्तर तक आज पूरे छत्तीसगढ़ शासन के समस्त कार्यालय, आपके स्कूलें सबको बंद करा के आज पूरे कर्मचारी अपने अपने पंडाल पर बैठे हुए। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 34% महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ाया है, राज्य सरकार को भी उसी तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ाना था, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया है। लिहाजा उनकी 6 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग 34% महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना है। इसके अलावा वेतन में अघोषित कटौती को बंद किए जाने की मांग भी शामिल है। साथ ही एक समान भर्ती नियम लागू करने की भी बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉक्टर KL टांडेकर ने यह साफ कर दिया कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और समय पर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उनका आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। प्रदेश स्तर के फेडरेशन पर उनके आह्वान पर यदि सरकार ने आज भी हमारी बात नहीं सुनी तो आने वाले जुलाई में लंबा संघर्ष का ऐलान होगा और कर्मचारी का आक्रोश अब रोड पर दिखेगा। मैं हमारे पूरे जिला फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों और समस्त कर्मचारी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रैली और धरना को सफल बनाने में तन, मन और धन से सहयोग किया है। यही हमारी एकजुटता है, कर्मचारी एकता है और इस एकता के बल पर सरकार को हमारी मांग मानना होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला धमतरी इकाई के द्वारा सामान्य महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना गांधी चौक में किया गया। कर्मचारी पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार को जमकर कोसा और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धमतरी कर्मचारियों द्वारा दिए गए धरने को भाजपा पार्षदों ने अपना समर्थन दिया। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी आज हड़ताल को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और ये आंदोलनरत जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर जो 34% महंगाई भत्ता है राज्य सरकार भी दे। आज धमतरी जिले में चारों विकास खंडों में समाजचम कार्यालय बंद हैं, शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद हैं और कर्मचारी लगातार आंदोलन स्थल पर जाकर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। हम भूपेश सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने चाटुकार IAS लोगों की बात को न मान करके अपने मन से फैसला करें और कर्मचारियों को उनका वाजिब हक दे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी आवाहन के तहत दुर्ग में भी छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, जिसके लिए दुर्ग के हिंदी भवन के सामने विभिन्न कर्मचारी संघ के सदस्य संयुक्त रूप से एकत्र हुए और अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए डी एवं महंगाई भत्ते की मांग की।
इस मौके पर बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को कई बार आवेदन किया, निवेदन किया, सम्मान किया, सब कर दिया। हमारा एक चीज कहना है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हर विभाग का 14 सूत्री मुद्दा था, उसको हमने सबसे पहले दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कमेटी बना दिया, कमेटी का मीटिंग हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही चले जा रहा है, उसको निराकरण नहीं हो रहा। ऐसे परिस्थिति के लिए हमने सोचा कि अब हमको कर्मचारियों के जो मौलिक अधिकार हैं, डीए, एचआरए, जो वेतन का भाग है, उसके लिए हमने बात करना चाहिए। तो हमने चर्चा शुरू किया, काफ़ी देर हमने अवसर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, हमने प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया है, सारे विभाग के सचिवों को हमने ज्ञापन दिया, और मैं एक ही 2 निवेदन किया कि केंद्र में अभी 34% महंगाई भत्ता है। केंद्र हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए बढ़ाती है। हमारा ये कहना है कि जो डीए 1 जनवरी 20 का है वो 4% का था, हमको 1 जनवरी 20 से उसको दे दो। बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। जो डीए का परसेंट जुलाई महीने में है 3% का है, उसको आप जुलाई से दे दो 20 से। जो डीए परसेंट 4% है वो जनवरी 21 का है, जनवरी 21 से दे दो। जो जुलाई 21 का है 3%, वो जुलाई 21 से दे दो, और जनवरी 22 का जो 3% है उसको दे दो। तो सरकार को ये आईएएस अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या सलाह देते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं है, फाइनेंस का कमी है, इसलिए हम अभी इसको नहीं दे सकते। लेकिन ये आईएएस अधिकारी पूरा 1 जनवरी 20 से लेकर जनवरी 22 तक का पूरा के पूरा 34% डीए ड्यू डेट से, देय तिथि से, एरियर्स के साथ लिए हैं। तो हमारा ये कहना है कि प्रदेश के सारा अमला, मैदानी अमला काम करता है छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में। किसान का अगर विकास हो रहा है तो कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, आम जनता का सेवा हो रहा है, हॉस्पिटल हो, किसी भी विभाग में जाओ, वहाँ हमारा कर्मचारी अधिकारी काम कर रहा है। तो कर्मचारी अधिकारी का अगर ऐसा उपेक्षा होगा तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सड़क पर आएगा। और आज के तारीख में हम 29 तारीख को हमने केवल 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। यदि सरकार नहीं मानता है, उस परिस्थिति में हमारे संयोजक हैं कमल वर्मा जी और हमारा पूरा प्रांत का जो टीम है, हम लोग बैठ के हम निर्णय ले चुके हैं। 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पूरा प्रदेश में हड़ताल रहेगा। हड़ताल में कोई हम आवेदन नहीं देंगे, कार्यालय बंद करेंगे। सरकार को जो करना है सरकार करेगी, हमको जो करना है वो हम करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन होगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा। जांजगीर जिले के सहायक शिक्षकों से वसूली पर हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है और राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांजगीर जिले के जयजयपुर क्षेत्र के रहने वाले सहायक शिक्षक सचेंद्र लाल चंद्रा, राधेलाल रात्रे, राजकुमारी सोनवानी, जागेश्वर सिंह सिदार, गोरेलाल खैरवार, समेलाल टंडन और अशोक कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी जयजयपुर के द्वारा उनसे गलत वेतन भुगतान के नाम पर राशि वापसी बाबत कार्यवाही कर राशि जमा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायालयीन आदेश और राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर उन्हें वेतन वृद्धि दी गई है। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को 2015 से जो क्रमोन्नत बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है वह गलत भुगतान किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने शिक्षकों से 5 से 7 लाख रुपए वापस जमा करने आदेश जारी किया था। इस प्रकार शिक्षकों से वेतन वृद्धि का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे आधार बनाकर वेतन वृद्धि वापस लेते हुए कुछ दिनों के भीतर अधिक भुगतान की राशि वापस वसूल करने कार्यवाही करने संबंधित आदेश जारी किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स,
रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ सरकार शिक्षा के विकास के लिए आत्मानंद स्कूल खोलने की अभिनव पहल कर रही है, तो दूसरी ओर हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां मिडिल स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करना सपने की तरह है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है गरियाबंद विकास खंड के धूर नक्सल प्रभावित इलाका आमामोरा गाँव, जहां प्रशासन ने आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हाई स्कूल भवन नहीं बनाया है, जिसके कारण यहां के बच्चे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दुरुस्त पहाड़ी गांव में 2 पंचायत आमामोरा और ओढ़ है, जहां 2000 कमार, भुजिया आदिवासी लोग निवासरत हैं, जिसके अंतर्गत 5 आश्रित गांव अमलोर, हाथोडाडी, नगरार बसा हुआ है। सरकार ने यहाँ 7 प्राथमिक शाला और 2 माध्यमिक विद्यालय खोले हैं, जिसमें 17 शिक्षक पदस्थ हैं और 250 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे हमेशा की भांति इस वर्ष भी 8वीं कक्षा पास करके आगे की पढ़ाई करने के लिए शासन की बाट जोह रहे हैं। आगे की पढ़ाई नहीं होने से बच्चों का सपना अधूरा रह गया है और बच्चे 8वीं पास करने के बाद केवल खेती किसानी ही कर रहे हैं। आमामोरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर धवलपुर में हाई स्कूल संचालित होता है, जहां बच्चों का पहाड़ी रास्ते से जा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यह इलाका माओवाद प्रभावित है। 9वीं पढ़ की इच्छा है, लेकिन पढ़ नहीं पाता नहीं है, स्कूल नहीं है और स्कूल है 30 किलोमीटर दूर में स्कूल है। यहाँ पर स्कूल नहीं होने के नहीं है, ऊपर से गोदी माटी और छेड़ी बकरा चराथन और आगे पढ़े की बहुत इच्छा है। और हम हाई स्कूल के लिए शासन प्रशासन से कई बार हम मांग कर चुके हैं। हम आश्वासन के सिवाय और आगे कोई कार्रवाई नहीं होते। हमारे यहाँ बच्चा मन है आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और मात्र 8वीं पास हो के बाद कोई छेरी बकरी चराते कर बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। और यहाँ से हाई स्कूल धवलपुर मैनपुर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में है, ओकर कारण हमारे बच्चा मन नहीं पढ़ पाते। और शासन प्रशासन से हम 4-5 वर्ष से हाई स्कूल के मांग करतन, ओकर बाद भी शासन आश्वासन के सिवा आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर। 8वीं पास हो जाते ओकर बाद तो यहाँ स्कूल नहीं है ना कुछ नहीं है। हाई स्कूल रहती तो लड़का मन पढ़ती और लड़का मन तो पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर शिक्षक सब बनना चाहते हैं। लड़का मन के पढ़ाई में रुचि है, लेकिन स्कूल नहीं होने के कारण वो मन पढ़ नहीं पाए। और यहाँ से दूरी धवलपुर 40 किलोमीटर की दूरी में है, रोड के भी रास्ता ठीक नहीं है, तो लड़का मन जा नहीं पाए, न पालक मन भी भेज नहीं पाए, रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ नीचे में, तो कहाँ रही कहाँ सोही, यही सोच के ना पालक मन नीचे भेज नहीं पाए पढ़ाई करे बर, गांव में ही रहते और अपन हिसाब से घर में काम करते, छेरी बकरा जो भी है वो चराते, खेती किसानी में बनी भूती करके लड़का मन। गरियाबंद विकासखंड में सुदूर पहाड़ी अंचल में बसे हुए ग्राम हैं, वहाँ निकट में कोई भी हाई स्कूल संचालित नहीं है। हाई स्कूल की दूरी 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है वर्तमान में। वहाँ के ग्रामवासियों, सरपंच, उप सरपंच आदि सभी के द्वारा जो है हाई स्कूल खोलने का मांग। हसदेव बचाओ आंदोलन के समर्थन में समाज सेवी मेधा पाटकर बिलासपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोल ब्लॉक को लेकर बड़ा बयान दिया है। मेधा पाटकर ने कहा कि जब तक कोल ब्लॉक की अनुमति रद्द नहीं की जाती तब तक हसदेव बचाओ आंदोलन चलेगा। बिलासपुर के कोनहेर गार्डन में पिछले कई दिनों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों से मुलाकात की, अपनी बात रखी, फिर अपने समर्थकों के साथ हसदेव अरण्य क्षेत्र चली गई। मेधा व उनके समर्थक आंदोलन को समर्थन देंगी। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 2 लाख से 4.5 लाख पेड़ तक काटे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान होगा, बल्कि वहां रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन पर भी बड़ा खतरा है।
तो हम लोगों ने भी जब जब कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कभी कोजेंट्रिक्स के खिलाफ, कभी एनरॉन के खिलाफ, हमने देखा है कि शुरुआत में जो प्रोजेक्ट बहुत ही विकास का एक प्रतीक है ऐसा कहा जाता है, वो बाद में ध्वस्त भी होता है। आज अगर कोयला खत्म ही हो जाएगा तो आज 60% से अधिक जो ताप विद्युत मिल रही है उसका क्या होगा? ये अडानी का कोयला लाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। पूरे ऑस्ट्रेलिया ने जिसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ भी चाल खेली होगी पर आगे बढ़ाई अपनी खदानें। पर आज वो कोयला लाने के लिए तो ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ कोयले का क्राइसिस है ना, मतलब उनका प्रोजेक्ट वो मंजूर कर रहे हैं, आप उनको बिडर बना रहे हैं और आप उनके दबाव में ही कहीं ना कहीं ये मंजूरी दे रहे हैं। नहीं तो आप विधायक जी का सुनते, आप आदिवासियों की ग्राम सभा को सच्चाई से सुनते, खुद आकर एक हाथ ग्राम सभा में बैठ जाते। लेकिन इसके बदले जो राहुल गांधी जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है उसको भी वो अगर नकार रहे हैं, तो गहलोत जी के इस बारे में भी हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है भाई, कि गहलोत जी आज बोल रहे हैं कि कोयला नहीं है। पर राजस्थान के एक्सपर्ट्स को मैं पेश करूं आपके सामने, ऐसा कोई बड़ा कोयले का क्राइसिस राजस्थान में नहीं है। और राजस्थान में अगर क्राइसिस है भी तो देश और दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन उसके विकल्प है ऊर्जाधारित विकास को कम करना भाई। ब्राह्मण समाज के द्वारा 615 वर्षों से समृद्धि रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष 14 जून से 10 जुलाई तक बस्तर में गोंचा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। 14 जून देव स्नान गोचा महापर्व का आगाज हो चुका है। 30 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान में भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। 1 जुलाई श्री गोचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा व बलभद्र स्वामी के 22 विग्रहों को 3 रथों पर रथारूढ़ कर परिक्रमा उपरांत जनकपुरी गुंडीचा मंदिर में विराजित किए जाएंगे, जहां अनवरत 9 दिनों तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। जगन्नाथ मंदिर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोचा पर्व मनाए जाने को लेकर समाज के लोगों ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष गोचा पर्व भव्यपूर्ण मनाया जाएगा और 1 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। गत 615 वर्षों से आरण ब्राह्मण समाज द्वारा संचालन किया जाता है कि एक संगठन द्वारा जो है मावजर को बंद करने के लिए कहा गया। वास्तव में वो चीज़ सब नहीं चलता था, ये भी नया चीज़ चालू कर दिए हैं, है ना। और यहाँ पर तुपके ही है मेन। और मैं समझता हूँ बस्तर में जो गोंचा पर्व है, जो तुपकी होता है, ना जगन्नाथपुरी में भी होता है ना और कहीं होता है विश्व में। हाँ, और समिति की ओर से हम लोग भी इसको मांग करेंगे, प्रशासन को लिखेंगे, एसपी से बोलेंगे, है ना, इस चीज़ को बंद करवाएंगे। सरगुजा जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा घटित हुआ। हादसे में भिलाई के बब्बीना बार संचालक 2 भाइयों की मौत हो गई और 3 भाई गंभीर रूप से घायल हैं। सभी भाई यूपी से भिलाई लौट रहे थे। इसी दौरान अंबिकापुर के बिलासपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक से इनकी गाड़ी टकरा गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं मृतकों के शव को मरच्यूरी में रखाया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार सुपेला भिलाई निवासी हरिंदर यादव अपने भाई सभापति यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, राकेश यादव और वीरेंद्र यादव के साथ यूपी के गोरखपुर से लौट रहे थे। वे कार से बाई रोड आ रहे थे। इस दौरान सरगुजा जिले में वे आज सुबह लगभग 5:45 पर बिलासपुर रोड पर पहुंचे थे। इस दौरान सामने आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कार को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास लोगों ने हादसा देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कार से सभी को बाहर निकाला। हादसे के बाद शव कार के भीतर बुरी तरह से फंस गए थे। इस हादसे में हरिंदर यादव और सभापति यादव की मौत हो गई। वहीं 3 भाई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना के बाद भिलाई में उनके निवास पर मातम का माहौल है। बिलासपुर के मिनी बस्ती इलाके में जमीन विवाद को लेकर डबल मर्डर का सनसनीखेज घटना सामने आया है, जहां भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कुल्हाड़ी से वार कर दी। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओमनगर की है। लंबे समय से दोनों परिवारों के बीच चल रहे विवाद ने आज इस लड़ाई में खूनी संघर्ष में पहुंचकर महिला और पुरुष को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार शहर से लगे सैदा और सकरी इलाके में 7 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर मृतक दीपक गढ़ेवाल का उसके भाई ओम प्रकाश गढ़ेवाल से विवाद हुआ, जिस पर दोनों भाई के परिवार के लोग भी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस बीच आरोपी ओम प्रकाश ने कुल्हाड़ी निकाली और दीपक व उसकी पत्नी पुष्पा पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
वहीं उनकी बेटी हर्षिता गढ़ेवाल और रोशनी गढ़ेवाल घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया है। घटना की सूचना पाकर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश गढ़ेवाल, उसकी पत्नी संगीता गढ़ेवाल और उनके 2 नाबालिग बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व अन्य सामग्री जब्त कर कार्रवाई कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जरावाठा ओमनगर हत्या तालाब के पास एक युवक और उसके पत्नी की उसके भाई के द्वारा हत्या कर देने की सूचना आई थी, जिस पर सिविल लाइन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि दोनों भाइयों के बीच सईदा पाण में जो है 7 एकड़ जमीन को लेके उनका विवाद था आपस में, और इसी बात पर से आपस में दोनों भाइयों के परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ और इसमें जो है धारदार हथियार से एक भाई ने जो है अपने बड़े भाई और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है, जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया है और आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों और वहाँ जो चश्मदीद गवाह थे, साक्षी थे, उनके पूछताछ की जा रही है, बयान लिए जा रहे हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें गिरफ्तारी हुई किसी को? जो घटना में शामिल थे लड़ाई झगड़ा में, सभी को हिरासत में ले लिया गया है और जांच के उपरांत जो है अपराध पंजीबद्ध करके उसमें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।